नमस्कार दोस्तों। आज देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत के वास्तविक निर्माता कौन है, किन्होंने भारत को निर्माण कराया। तो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ, जो भारत के जो सही निर्माता है वो जवाहरलाल नेहरू है। क्योंकि आज़ादी के बाद यह विवाद ही बना था कि प्रधानमंत्री किनको बनाया जाए, और ख़ास करके जो ओबीसी और दलित और जो स्वर्ण जाति के लोग थे उनमें बहुत विवाद भी हुआ था कि बाबा साहब को बनाया जाए कि नेहरू जी को बनाया जाए। तो इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नहीं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए। क्योंकि बाबा साहब को बहुत गुस्सा आता था, आक्रोशित भी थे, जिसका प्रमाण यह है कि वो हमेशा महात्मा गांधी को गांधी ही कहते थे। तो अगर आदमी को सफल होना है तो उसमें दो चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि रेस्पेक्ट और जो व्यवहारिकता होता है। आदमी को कभी किसी को रिस्पेक्ट करने में कमी नहीं करना चाहिए, व्यवहार भी ठीक रखना चाहिए। व्यवहार में मतलब वो बातचीत, आपका करनी धरनी, वो सब कुछ आ जाता है व्यवहार में। तो चलते जो बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू में जो विवाद हुआ था प्रधानमंत्री को लेकर के, तब उसमें जवाहरलाल नेहरू ही सबसे सक्षम व्यक्ति थे। उसी जी के संविधान के निर्माण में भी नेहरू जी के साथ साथ बाबा साहब का भी बहुत योगदान है। इसमें इसे नहीं भुलाया जा सकता है। क्योंकि आप प्रारंभ से ही देख लीजिए, ब्रिटिश काल में ही बहुत से समितियों में, जो संविधान के निर्माण में जो समितियां बने, उसमें भी कहीं न कहीं नेहरू ज़्यादा कमेटी में अध्यक्ष रहे। यहाँ तक कि जो लाहौर में जो तिरंगा फहराया गया, उसमें भी उस समय के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू भी रहे। तो इससे देखा जाए कि इतना ही नहीं, जब मान लिया जाए कि आज आपका कश्मीर भारत में है, जो 370 धारा हटाया गया है, तो वो नेहरू जी का ही देन है। क्योंकि इसमें सर्वसम्मति से ये कहा जा सकता है कि जो माउंटबेटन, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी पत्नी ने जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कश्मीर को भारत में विलय कराया। चूँकि 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने उस पर जो भारत में जो कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, कहीं न कहीं वो माउंटबेटन की पत्नी की भी देन है। इतना ही नहीं, जूनागढ़ हैदराबाद का जो रियासत था, उसमें सब बोलते हैं कि वल्लभ भाई पटेल के कारण ही हुआ, लेकिन ऐसा मैं कहता हूँ कि हाँ, वल्लभ भाई पटेल का भी योगदान है। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से जो है कि जैसे मान लीजिए अमित शाह मोदी जी के सिपह सलार हैं, उसी तरह वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू के सिपह सलार थे। क्योंकि मान लिया जाए कोई योजना विफल होता है या सफल होता है तो उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री पर आती है। उसी तरह से जूनागढ़ अगर हैदराबाद का जो विलय हुआ भारत में, वो कहीं न कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाहरलाल नेहरू पर ही गया। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, आगे भी आप देख लीजिए, जो भी उनको भारत में डैम का निर्माता बोला जाता है, जिसे भारत का आधुनिक मंदिर कहा जाता है। उसके बाद जो भी आईआईटी रुड़की को ले लें, हालांकि आईआईटी रुड़की तो पहले से ही बना हुआ था ब्रिटिश काल में, लेकिन उसमें जो इनकी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। चाहे उच्च शिक्षा का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे हर क्षेत्र में आज का जो आपका जो अंतरिक्ष की जो बात हो रही है, अंतरिक्ष यान की बात हो रही है, जो अभी जो चंद्रयान पर चला गया है, तो कहीं न कहीं उसमें जवाहरलाल नेहरू का ही योगदान है। क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ नहीं आगे बढ़ता है। एक चीज़ और मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि जिस समय देश की परिस्थिति इतनी ख़राब थी, चूँकि आज़ादी के बाद चारों तरफ से दंगा फसाद हो रहा था, गरीबी थी, अशिक्षा थी, लोग अकाल के कारण मर रहे थे, उस समय में देश को संभालते हुए भी अगर ये देश प्रगति के पथ पर धीरे धीरे बढ़ा, इसमें नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन को नहीं भुलाया जा सकता। इतना ही नहीं, इनके जो किताब जो भी हैं, जैसे भारत की खोज है, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको भी पढ़ें। ये बाबा साहब का जो भारत विभाजन है, उसको ही पढ़ें। उसमें एक दूसरे को आलोचना तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कांग्रेस की और जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के शासन के दौर में, और ख़ास करके बीजेपी के शासन में, बहुत प्रेशर दिया जा रहा है लोगों को। पढ़ा लिखे जो दलाल कह लीजिए या फिर सीडो इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं, उनको ये प्रेशर दिया जा रहा है कि बाबा साहब का भारत विभाजन पढ़िए, खास करके जो दलित ओबीसी कम्युनिटी के हैं, ताकि ये
कांग्रेस के प्रति, जवाहरलाल नेहरू के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो। कि मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर भारत का विभाजन ही पढ़ते हैं तो भारत की खोज भी पढ़ें, क्योंकि उसमें किस तरह से जो दिखाया गया है, किस तरह से भारत के बारे में बताया गया है कि भारत के लोग तो हैं लेकिन भारत है तभी भारत के लोग हैं। क्योंकि जब देश रहता है तभी देश की जनता रहती है। जब ये देश बचा वो अलग चीज़ है कि जब ब्रिटिश ने बहुत दिन तक राज किया, तो अगर ये देश बचा तभी जवाहरलाल नेहरू ने भी ये देश को बनाया और देश का निर्माता भी करा। इतना ही नहीं, जो 1962 में जो युद्ध हुआ था चाइना के साथ, वो रसिया ने भारत को धोखा दिया। चूँकि उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी दौर था। 1961 में बांडुंग सम्मेलन में गठन हुआ था। रसिया ने बहुत प्रेशराइज किया जवाहरलाल नेहरू पर कि वो इसमें शीत युद्ध में उसके फेवर में शामिल हो जाए, अमेरिका के विरोध में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब उस समय चाइना ने रसिया को बताया कि जो भारत है वो मैकमोहन रेखा को उल्लंघन कर रहा है, चीन के सीमा में घुस रहा है, जबकि सब गलत बात था। ये रसिया ही जानबूझ करके ऐसा चाइना से सुनना चाहता था। तो उसने कहा कि ये जो चाइना जो है मेरा भाई है और भारत मित्र है, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज है। उसके बाद रसिया के कहने पर ही चाइना ने भारत पर आक्रमण किया। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बहुत संयम और धैर्य से काम किया और इसका मुकाबला भी किया। हालांकि बहुत इमोशनल आदमी थे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि रसिया भारत के साथ ऐसा करेगा। उसी में उनकी डेथ भी होती है, क्योंकि जब आदमी विश्वास का कोई मूल्य नहीं होता है, विश्वासघात का मूल्य होता है। जो रसिया ने चाइना से विश्वासघात का मूल्य किया, भारत के साथ धोखेबाजी किया, खास करके जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो इसके कारण ही उनकी डेथ होती है। इसके बाद फिर आप ताशकंद समझौता में जब लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं, उनकी भी वहाँ पे मृत्यु होती है। तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी है और उस समय यूएसएसआर का ही पार्ट्स था। तो अब बताइए कि आज जो पुतिन जो है, इनके जो बहुत से जो इनके सिपहसालार हैं उनको मार दिया जा रहा है, कभी चार्टेड प्लेन में। तो ये तो विश्वास करना चाहिए कि कहीं न कहीं लाल बहादुर शास्त्री की भी जो डेथ हुई वहाँ पे जहर देने से ही हुई। और लोग यहाँ भारतीय पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीयों ने उसको दिलवाया, लेकिन ये गलत बात है। वहाँ के लोगों ने ही दिलवाया था, क्योंकि एक तरह से कहीं न कहीं खुंदक था भारत के प्रति, और उसके कारण लाल बहादुर शास्त्री की वहाँ पे डेथ होती है। तो मैं इसमें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब तक आपके पास संयम और धैर्य नहीं है, तब तक आपके सपने राख में मिलते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर भारत को अगर मान लिया जाए कि आगे बढ़ना, मजबूत होना है, तो संयम और धैर्य रखना पड़ेगा। जिससे जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय तो बहुत बुरा स्थिति था देश के, हर तरह से चंगुल में फंसा हुआ था, बार बार युद्ध हो रहा था। आज लेकिन ऐसा नहीं है, और इस चलते उस समय सफल हुए कि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होता था। बहुत से लीडर देशभक्त थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। अब सबको एक करके रखते थे, सबको एक साथ लेकर के चलते थे। आज वैसा नहीं है। इसी कारण आज की जो स्थिति है, भारत बिखरने की कगार पर पहुंचा हुआ है। मैं नहीं, ये हर लोग बोल रहा है। तो अगर मान लिया जाए देश को मजबूत करना है, अगर देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, तो सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को मजबूत करना ज़रूरी होगा। तभी आप चाइना से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने में आदमी सफल नहीं होता। आप चाहे क्वाड का मेंबर बन जाए, चाहे किसी का भी शक्तिशाली या U2 का मेंबर बन जाए, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अपने लोग साथ नहीं देंगे, मजबूत नहीं हो सकते। क्योंकि भारत के जो सब लोग हैं भाई भाई हैं, और ख़ास करके जो भाई रहता है, भाई ही भाई का भेद बातें जानता है, उसका बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए रावण की डेथ तभी हुई जब विभीषण ने राम को बताया कि इसके नाभि में अमृत बसता है। तब राम जी ने उसके नाभि में अपनी बाण मारा, उसकी डेथ हो गई। तो उसी तरह से भारत में जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जीव, ये सब भारत में भाई भाई हैं। और इसी को सहारा पर जवाहरलाल नेहरू ने देश को मजबूत किया, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे समुद्र का क्षेत्र हो, चाहे स्थल का क्षेत्र हो। तो जिसके कारण ये भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं, क्योंकि हर दृष्टि निर्माता उसे कहते हैं जो हर दृष्टिकोण से देश के विकास में योगदान दे, देश को मजबूती प्रदान करे, वही निर्माता होता है।
तो एक चीज़ और मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, इस पर एक कहा भी गया है, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक और प्रभावी रूप से करने के लिए हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट होना चाहिए। एक लक्ष्य स्पष्ट हो, बात में स्पष्टता हो, ये नहीं आए कि बड़बोला बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, देश में ये कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इससे नुकसान ही होता है, क्योंकि अगला आदमी अलर्ट हो जाता है। तो मैं मुख्य रूप से या स्पष्ट रूप से संक्षिप्त रूप में ये कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं भारत के निर्माता के रूप में जवाहरलाल नेहरू को ही कहना उचित होगा, नहीं कि किसी को। थैंक यू।